हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप अर्थात भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच मतलब धरातल अत्यधिक विशिष्ट एवं विशिष्ट विविधता से युक्त है। इसका क्षेत्रीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ अत्यधिक भौतिक स्वरूपगत जटिलताएं और विविधताएं पाई जाती हैं। ये प्रदेश पहाड़ी, पठारी, मैदानी और रेतीले भूभाग में बटा हुआ है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित यह प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य है। राजस्थान को भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 प्रमुख विभागों और अन्य उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जो आपके सामने है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भी 2 विभाग हैं, रेतीला शुष्क मैदान और राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान में जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, एक तो वह प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और राजस्थान बांगड़ अर्थात अर्धशुष्क मैदान को भी 4 विभागों में बांटा है, लूनी बेसिन, शेखावाटी बेसिन प्रदेश और नागौर उच्चभूमि जो मध्य में पाई जाती है, और घग्गर का मैदान, घग्गर नदी जहाँ बहती है वहाँ उत्तर में। तो ये तो हो गया पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके 2 डिवीजन और उनके भी उप डिवीजन। दूसरा है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। तीसरा है पूर्वी बेसिन मैदान, जिसमें चंबल बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन का मैदान। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार, जो जिसमें विंध्यन भूमि और दक्कन लावा भूमि को शामिल करते हैं। जो अपन नक्शे में देख लेते हैं इसको। ये राजस्थान का धरातलीय प्रदेश है, जिसमें आप देखिए ये तो शुष्क प्रदेश है, और ये जो लाइन ड्रा कर रखी है इसके पश्चिम में शुष्क प्रदेश, और ये अरावली श्रेणी के पश्चिम में और शुष्क प्रदेश के मध्य में है अर्धशुष्क प्रदेश, जिसको बांगड़ और लूनी बेसिन और यहाँ पे नागौर उच्चभूमि के रूप में बांट रखा है, और उत्तर में घग्गर का मैदान के रूप में। और ये आपका पूर्वी मैदान हो गया, और ये दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार हो गया। इस प्रकार से नक्शे के द्वारा इसको दिखा रखा है। तो राजस्थान की जो फिजियोग्राफी है, अब एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का अरावली श्रेणी के पश्चिम का क्षेत्र एक शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ विस्तृत क्षेत्रों में बालू के स्तूपों का विस्तार है, तो कहीं बंजर चट्टानों और अपरदित शैलों की उपस्थिति है। यह संपूर्ण क्षेत्र न केवल राज्य का अपितु भारत का विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसको थार का मरुस्थल, भारत का विशाल मरुस्थल कह दो या थार का मरुस्थल भी कह दो बेटे, इस तरह से जाना जाता है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वायु क्रिया का प्रभुत्व है, हवाओं के द्वारा आकृतियाँ बनती है, तथा परिस्थिति की दृष्टि से मरु प्रदेश है। यह एक वृत्त रेतीला मैदान है, जिसका संपूर्ण विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वो है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर। यद्यपि मानवीय प्रभाव और सिंचाई के विस्तार से, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल इस क्षेत्र में आई हुई है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर के मरुस्थलीय जो परिदृश्य है वो परिवर्तित हो रहा है, किंतु संपूर्ण प्रदेश का भौतिक स्वरूप मरुस्थलीय ही है। तो नक्शे में अपन देखा, और ये आपका घग्गर का मैदान है, यहाँ घग्गर नदी बहती है इस तरह से। ये घग्गर नदी इधर, यहाँ घग्गर नदी बहती है, घग्गर का मैदान, ये बांगड़ प्रदेश और ये मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसमें रेतीला जो शुष्क मैदान है, सैंडी एरिड प्लेन,
इसकी क्या विशेषता है? ये मरुस्थलीय प्रदेश भारत का एक अद्वितीय भौतिक प्रदेश है। इसकी धरातलीय सतह का बहुत बड़ा भाग बालू से ढका हुआ है। रेत के बहुत ऊंचे और विविध आकृतियों वाले स्तूप तथा बालू की दीर्घाकार भयावह कटकों में बीच बीच में जहाँ नग्न पहाड़ियाँ वाले भूभाग की भौतिक विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से इस भाग को थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। ये राज्य की 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है, यानी 25 सेंटीमीटर की रेखा इसको दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। ये राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई यानी लगभग 150 मीटर वाला भूभाग है। अतः मरुस्थलीय प्रदेश को स्थलाकृतियों के आधार पर पुनः दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो अभी हमने बात कर रहे थे कि बालू का स्तूप युक्त यानी बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, सैंडी डेजर्ट जिनको उर्ग भी कहते हैं यानी रेतीला मरुस्थल। दूसरा बालू का स्तूप से मुक्त पथरीला मरुस्थल, तो रेगिस्तान में जो पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उसको हमादा भी कहा जाता है, रॉकी डेजर्ट। तो पहला है बालू का स्तूप युक्त जहाँ रेत पाई जाती है और रेत का ही मरुस्थल है, सैंडी डेजर्ट जिसमें चट्टानें नहीं है। राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश का सुदूर पश्चिम भाग बालू का स्तूपों से आवृत है, घिरा हुआ है। इस प्रदेश में बालू का स्तूप एक विशिष्ट भू आकृति लक्षण है जो संपूर्ण प्रदेश के लगभग 80% भाग पर स्थित है, यानी इस भाग में केवल बालू ही बालू फैली हुई 80% भाग पे। यह भूभाग पाकिस्तान सीमा के सहारे पंजाब से कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इसको जो 25 सेंटीमीटर के पश्चिम वाला भाग है, ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, चूरू के पश्चिम भाग तक विस्तृत है। ये बालू का स्तूप वायु अप्रदन और निक्षेपण का प्रतिफल है, जो मार्च से जुलाई यानी गर्मी की ऋतु में सर्वाधिक मात्रा में होता है। बालू का स्तूप का विस्तार और उनकी मात्रा इस प्रदेश की मानवीय क्रियाओं को अत्यधिक प्रभावित करती है। मरुस्थल के इन बालू का स्तूपों की उत्पत्ति का कारण वायु का प्रचंड वेग और दिशा, भूतल की शैल संरचना और स्थलाकृतियों का उच्चावच भी होता है। पवनों द्वारा निरंतर अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। पवनें 3 प्रकार काम करती है: अपरदन काट छाट, वहाँ उड़ाना, परिवहन और निक्षेपण जमाना। शाहगढ़ जो जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में धरियान, वहाँ की भाषा में कहा जाता है। ये सभी पवन की दिशाओं के समानांतर होते हैं। ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप पुराने और नवीन प्रकार के हैं। इनमें इनकी ऊंचाई 1 मीटर से 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक होते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले। नए बालू का स्तूप 2 से 8 मीटर तक साधारण ऊंचे पाए जाते हैं। स्तूपों को वायु दिशा, आकार, प्रकार, रूप और वनस्पति आवरण के आधार पर 4 वर्गों में बांट सकते हैं, क्योंकि वनस्पति आवरण से बालू का स्तूप ठहर जाते हैं। जैसे पहला है पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप, पवन आने की दिशा में, जिसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जो बरखान जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, यूं बनते हैं, इस तरह से बनते हैं बरखान ये। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, जो जैसलमेर के समूहवर्ती हमादा मरुस्थल में ऐसे स्तूप मिलते हैं। और बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश कौन सा है, जिसको पथरीला रॉकी डेजर्ट भी कहते हैं? ये प्रदेश रेतीले मरुस्थल सैंड डेजर्ट के पश्चिम में है, जो अभी मैं आपको नक्शे में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा, ये मुक्त प्रदेश है। ये वाला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये है, यहाँ पे पाया जाता है जहाँ चट्टाने वाला क्षेत्र है, यहाँ बालू नहीं है। तो इस प्रकार से मुक्त प्रदेश में इस क्षेत्र में पूर्ण भाव है बालू का। ये संपूर्ण मरुस्थल के 20% भाग पर है, वो 80% भाग पे था। इस प्रदेश की अन्य प्रमुख भू आकृति उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग है, जो पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ में पाए जाते हैं।
ये ग्रेनाइट, सैंड स्टोन और चूना पत्थर की छोटी छोटी एकाकी की पहाड़ियाँ हैं। पथरीली इनका विस्तार जैसलमेर के चारों ओर पोखरण क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है, जिसमें बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन चूना पत्थर से अनावृत पाई जाती है। ये जुरेसिक और इयोसीन शैल समूह से संबंधित है। इस काल के वनस्पति और जीवाश्म जैसलमेर के दक्षिण में स्थित ओकलवुड फॉसिल पार्क, ये ओकलवुड इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जीवाश्म पार्क जैसलमेर नगर जुरेसिक बालू का स्तूप से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। यहाँ पीला बलुआ पत्थर निकलता है यहाँ इस क्षेत्र में, जिससे यहाँ का प्राचीन दुर्ग बना हुआ है। जैसलमेर का किला इसी पत्थर से बना हुआ है, इसलिए उसको गोल्डन के कलर में दिखाई देता है। बीकानेर के उत्तर और फलोदी में भी बलुआ पत्थर धरातलीय सतह पर ही प्राप्त होता है। पूरे क्षेत्र में मृदा काफ़ी पथरीली पाई जाती है। कुछ भागों पर निस्सिस्ट ग्रेनाइट्स, ग्रीट कॉन्ग्लोमरेट चट्टानें मिलती हैं। इस प्रदेश के अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। इस क्षेत्र में जो पानी मिलता है सबसे ज़्यादा ज़मीन के नीचे वो लाठी सीरीज की शैलों में मिलता है, तो वो इसी क्षेत्र में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार टर्सरी कालीन चट्टानों में तेल और गैस के भंडार पाए जाते हैं। ये जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है सेवन घास, जो पशुओं के लिए अच्छा चारा प्रदान करती है। वो जैसलमेर के इसी भाग में भारत पाक सीमा के सारे लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली सी वर्षा होने पे ही ये अच्छी उगने लग जाती है और ये पौष्टिक होती है। मरुस्थलीकरण रोकने, टिब्बा स्त्रीकरण में जड़ें और पशु चारे संग्रह में उपयोगी है ये, जिसे लिलोन भी कहते हैं। रन क्या होता है? इस संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूपों के बीच में वह चट्टानी मैदान, कहीं कहीं निम्न भूमि जहाँ पानी भर जाता है, रेगिस्तान में जो पानी भर जाता है उसको तिल्ली कहते हैं, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलें और दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। और वो जो दलदली भूमि बन जाती है उसको रन या टाट या सर या मरो भी कहा जाता है। वो झीलें जब सूख जाती है तो उनको पलाया कहते हैं। इसी बेस में मिलते हैं। ये झीलें केंद्रोन्मुखी जल प्रवाह से लाभान्वित हैं, यद्यपि वर्ष भर शुष्क रहती हैं। जैसलमेर, पोखरण, बाकरी, कन्नौज ये जगह के नाम हैं। जोधपुर में बापरन, बाड़मेर में थोप, ये प्रमुख रन है, रन क्षेत्र है वहाँ के, जो झीलों के रूप में है। थार की रेतीली लवणयुक्त मिट्टी को स्थानीय भाषा में मगरा, मिट्टी उस भाषा में वहाँ की लोकल भाषा में मगरा या थारा भी कहा जाता है। ये देखिए नक्शा, इस नक्शे में मैंने बताया आपको, ये तो आपका शुष्क रेतीला हो गया, ये अर्ध शुष्क हो गया। अब देखते हैं राजस्थान बांगड़िया अर्ध शुष्क मैदान, जो भी देखा, जो अपने अरावली के पश्चिम में है। अरावली पर्वत और पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य ये क्षेत्र स्थित है। बाय बोलर्स का क्षेत्र भी इसे कहते हैं। जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। कुछ स्थलों पर ग्रीट कॉन्ग्लोमरेट निस्सिस्ट ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में लूनी नदी जल प्रवाह क्षेत्र में ये मैदान अवस्थित है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा रेतीली भूमि और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करती है। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा, वार्षिक वर्षा वाली है। या लूनी नदी बेसिन है या लूनी नदी बहती है। और ये यहाँ पे नागौर उच्च भूमि है, ये शेखावाटी है, और उत्तर में गंगा नदी का बेसिन है। तो ये वाला थोड़ा ठीक है, मरुस्थली की बजाय ये देश अर्ध शुष्क वाला, इसको राजस्थान बांगड़ भी कहा जाता है। ये प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्या होता है कि उन नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुँचे और वहीं पे समा जाए और वहीं पे सूख जाए। इसके उत्तर में घग्गर नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है।
ये क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। इसके उत्तर पूर्व में सीकर शेखावाटी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी भाग में लूनी नदी क्षेत्र, और जिसमें जोधपुर बाड़मेर के अधिकांश भाग के अतिरिक्त जालोर, सिरोही और पाली जिले के पश्चिम भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ये संपूर्ण प्रदेश जलवायु की दृष्टि से शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश है, जैसे संक्रमणीय ट्रांजिशनल जलवायु की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें बालों का स्तंभ की लंबाई लगभग 700 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर होती है। इनकी बालू काफ़ी सघन और चूना मुक्त होती है, इसमें चूना नहीं होता है। कणों की मोटाई 0.15 मिलीमीटर होती है, जो अर्धचंद्राकार आकार को चिन्हित करती है। राजस्थान बांगड़ को भी 4 भागों में बांटा, जो भी बताया। लूनी नदी वाला क्षेत्र लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और गग्गर का मैदान, जो भी नक्शे में दिखाया था। अब एक एक करके लेते हैं अपन कि गोडवार प्रदेश या लूनी बेसिन, जो लूनी वाली प्रदेश को लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। ये संपूर्ण शुष्क प्रदेश को लूनी अथवा उसकी सहायक नदियाँ अपना अपवाद क्षेत्र बनाती है। ये संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा कालाबरा डूंगर, पूर्वी सीमा पर अजमेर, भीम, देवगढ़, केदेश्वरी, कुंभलगढ़ स्थित हैं। इसका अपवाद क्षेत्र 34,866 वर्ग किलोमीटर लगभग। लूनी और उसकी सहायक नदियाँ हैं वो इसके जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, पाली, जालोर, सिरोही जिलों में बहती है। कच्छ के रेगिस्तान से हवाओं द्वारा यहाँ पर बालू बिना किसी अवरोध से लाई जाती है। हवाएं बहती हैं तो इधर बहकर ये बालू आ जाती है। ये बालू दक्षिणी पश्चिमी झंझावों के द्वारा लाई जाती है। लूनी मौसमी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जोजड़ी, सुकड़ी, बांडी, गुइया, जवाई, खारी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नदियों के दक्षिण की ओर के स्थलाकृति ये इंगित करती है कि प्रारंभिक भू-आकृति क्रियाएं नदियों द्वारा संपादित होती थी। इन नदियों ने इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों को काटा है, परंतु वर्तमान में वायु क्रियाएं अधिक प्रभावी हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं ने जलोढ़ मैदानों और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालों का जमाव कर दिया है। शुष्क दशाओं और वायु की क्रियाओं ने प्रारंभिक भू आकृतियों के चिन्ह और जलोढ़ क्षरण चक्र कार्यों तथा निक्षेप को मिटा दिया है। इस प्रकार वर्तमान स्थलाकृतिक प्रारंभिक जल क्षरण और वायु अपरदन को सम्मिलित कार्य रहा है। जल और वायु दोनों की क्रिया होती है, इसलिए नदियाँ अपने मार्ग बदल लेती हैं। इस मैदानी प्रदेश में प्राचीन चट्टानों की पहाड़ियाँ भी सर्वत्र फैली हैं, जिसमें जालोर सिवाने की पहाड़ियाँ मुख्य हैं, जिनमें जालोर का ग्रेनाइट और रायलाइट चट्टानों से जो बने हैं, जो और अपरदन के लिए काफ़ी कठोर हैं। कठोर चट्टानें जो कठोर। अरावली श्रृंखला के पदी तथा लूनी नदी के बीच का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। जल भूमि सतह के समीप उपलब्ध है, जिसमें सिंचाई संभव है, लेकिन पश्चिम में और आगे कांपी दोमट मिट्टी कई स्थानों पर थार में रेतीली मिट्टी में बदल जाती है और धीरे धीरे भूगर्भीय जल रेखा का स्तर जो वाटर टेबल है वो गहरा होता जाता है। यहाँ का जल अक्सर खारा होता है। इस गोडवार प्रदेश में दक्षिण में अरावली पर्वतों की ऊंचाई 966 मीटर और पुष्कर के पास में 800 मीटर तक है। तो ये हो गई लूनी अथवा गोडवार बेसिन। दूसरा आता है आंतरिक जल प्रवाह, जिसको शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। ये इसके बारे में ये कहा है कि ये राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी नदी के बेसिन के उत्तर में शेखावाटी प्रदेश, इसके अंदर शेखावाटी प्रदेश में जो शामिल करने वाले जिले हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का कुछ भाग। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा अरावली श्रेणी द्वारा इंगित है। पूर्व में अरावली श्रेणी है, उत्तरी सीमा गगन मैदान और पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की समवार्षिक वर्षा है और पूर्वी सीमा जो अरावली से मिलती है वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा से निर्धारित होती है। यह संपूर्ण प्रदेश बालू का स्तूपों और बालू का मैदानों से बना है। यहाँ ज़्यादातर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। बलुआ मिट्टी, कम वर्षा, स्तूपों की दीवार आदि के कारण यह संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में है, जिसमें सांबर झील में गिरने वाली जो नदियां हैं वो हैं रूपनगढ़, मेंढा, खारी
और बांडी और खंडला नदियाँ, ये इसमें सांबर झील में गिरते हैं। इस क्षेत्र में कच्चे और पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, इसे जोड़ या नाड़ा या कुआ के नाम से जाना जाता है। अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। नाडा भी कहते हैं इसको। यहाँ केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी केवल कांतली है। इस क्षेत्र में कांतली नदी है। जो चूरू ऐसा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। कांतले भी इम्पोर्टेंट है। कांतले भी कुछ दूरी तक बहकर टीलों में लुप्त हो जाती है। अंतर बालुका स्तूप में वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है, जिसे सर या सरोवर कहते हैं। वर्षा का पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसमें इनको सरोवर, इसी के नाम पे जसूसर, सालेसर, मानसर, मलसीसर ये नाम है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर और मेंढा नदी घाटी में नवीन बरखान बालुका स्तूप पाए जाते हैं। यानी सांबर झील जो है वो आंतरिक जल प्रवाह का सबसे उत्तम उदाहरण है। तीसरा है नागौर की उच्च भूमि। ये लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर तक है और ये प्रदेश स्थलाकृतिक नमक युक्त झीलों, अंतर्प्रवाह जलक्रम, प्राचीन चट्टानों तथा ऊंचे नीचे धरातल के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसमें इस संपूर्ण क्षेत्र में परबत्सर और कुचामन नावा की पहाड़ियों के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें हैं जो है आपकी सांबर, डीडवाना, नावा, कुचामन, ये झीलें हैं। इस झीलों को कुछ लेखों में टेथिस सागर का अवशिष्ट बताया गया है, जो एक गलत तथ्य है क्योंकि समुद्री जल में मैग्नीशियम होता है। अब ये तो कहते हैं लेकिन ये बताते हैं, जबकि इन झीलों के पानी में इस तत्व की कमी है। इसमें नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें, जिसमें केशाकर्षण पद्धति से नमक सतह पर आता है, जो तत्पश्चात वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। केशाकर्षण क्या होता है? जब सूर्य गर्मी से वाष्प ऊपर निकलना पानी का, सतह ही नहीं वरन बाहरी स्रोत से छोटी मोटी नदियाँ अपवा क्षेत्र में वर्षा काल में पानी के साथ नमक के कण एकत्र करके ला पाती है और फिर इससे नमक की मात्रा इन आंतरिक प्रवाह की झीलों में उत्पन्न हो जाती है और झीलों में निरंतर नमक की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार शुद्ध जल की झीलें सांबर झील अब भी नमकीन झील हो गई है। घग्गर का मैदान जो उत्तर में है, इसका निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक सरस्वती नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों के लगभग ये दो ही जिलों में ज़्यादा फैला हुआ है। जिलों में 75 भाग में फैला हुआ है। ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलकर इस प्रदेश से होकर क्वार्टनरी कल्प में प्रवाहित होती थी। कालांतर में नम और आर्द्र जलवायु के परिवर्तनों के फलस्वरूप यह भाग शुष्क जलवायु परिवर्तन से इसमें परिवर्तन आया है और यहाँ की नदियाँ लुप्त होती चली गई। घग्गर एक इसी प्रकार की मृत नदी है जो वैदिक सरस्वती की भी सहायक नदी रही थी, ऐसे बताते हैं। इस विलीन सरस्वती और द्वसदती नदियों के किनारे वेदों की रचना हुई थी। गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, बांकुड़ा की नहरों का पानी आज गंगानगर और मानगढ़, बीकानेर में पहुंच गया है, इसलिए वहाँ की मिट्टी है ना सोना उगल रही है। ये ऐसे ये सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान रेगिस्तान में लुप्त हो गई, जो ऋग्वेद काल में पूर्ण रूप से प्रवाहित होती थी। फिर यह नदी आबू पर्वत के पास प्रकट होकर कच्छ में लुप्त होकर गिर के जंगलों के पास निकलकर अरब सागर में जा मिलती है। प्रसिद्ध विद्वान वाकनकर के अनुसार ईसा से 200 वर्ष पूर्व एक महान नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होती वर्तमान भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। और इसके बारे में कई प्रमाण है। अमेरिकी उपग्रह लैंडसैट और नाद के फ्रांसीसी उपग्रह स्पार्टनेट से उपलब्ध सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि जो सरस्वती नदी सतलुज नदी के पूर्व में यमुना के पश्चिम में बहती थी, वह सरस्वती, सतलुज और यमुना नदी के मार्ग में परिवर्तन तथा ईसा से 2200
से 1900 के बीच की बड़ी भयंकर गर्मी के कारण सरस्वती नदी सूखकर लुप्त हो गई। उसका यह अवशेष गगन नदी है, जिसकी बाढ़ का पानी वर्षा काल में हनुमानगढ़ जिले को जलमग्न कर देता है। इस प्राचीन वैभवशाली सरस्वती नदी का यह क्षेत्र अब पुनः गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण हरियाली युक्त है, किंतु इस क्षेत्र में क्षारीयता, अम्लता और सेम की समस्या, जल प्रवाह की समस्या और मरुस्थलीकरण की समस्या अधिक है। इस नदी के पाट को हनुमानगढ़ के पास नाली कहा जाता है। नदी के पाट को नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ के पास में यह संपूर्ण प्रदेश काली चिकनी मिट्टी से बना है, जो काफ़ी उपजाऊ है और जिसमें चावल, गन्ना, चुकंदर, किन्नू, गेहूँ, चना, जौ और सब्जियां पैदा होती हैं। हरियाणा की ओर से बाढ़ का पानी यहाँ पहुँचने से वर्षा काल में सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक इकाई को हमने पढ़ा। धन्यवाद।